हमने के मीन्स एल्गोरिथम को तो देख लिया है अभी कि वो क्या होता है, उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ज़रा इसके ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव देखने होते थे, हमें के मीन्स के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी देखना पड़ेगा। के मीन्स का जो दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, हम दो वेरिएबल्स डील कर रहे हैं के मीन्स के अंदर। एक तो हमारा सी आई है। सी आई क्या था? सी आई वॉज एन इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? उस क्लस्टर का इंडेक्स जो कि इस करंट एग्जांपल के करीब तरीन क्लस्टर था, जिसकी वजह से ये असाइनमेंट की गई थी क्लस्टर असाइनमेंट में। और दूसरा जो वेरिएबल है वो हमारा म्यू के है, क्लस्टर सेंट्रॉइड, जो कि बार बार मूव कर रहा था बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लस्टर के। रिमेंबर के इज ऑल्सो एन इंडेक्स। तो के एंड सी आई आर इंडेक्स। तो हम ज़रा नोटेशन को ज़रा सा अगर हम देखें तो हल्की सी मॉडिफिकेशन के साथ, ताकि हम ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की तरफ जा सकें, ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकें। तो जहाँ पर हमने के लिखा हुआ है वहाँ पर हम सी आई भी लिख सकते हैं, यानी म्यू सी आई is cluster centroid of cluster to which example xi has been assigned। तो पहले ci was only the index of the cluster, जो कि xi को जिस क्लस्टर को xi असाइन किया गया था, और mu ci is cluster centroid of the cluster to which the example xi has been assigned। तो अब इस अगर नोटेशन को देखें तो हम अपने ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की तरफ देख सकते हैं। ज़रा नोटेशन को ज़रा से डिटेल में देख लेते हैं कि वो है क्या। इफ़ सपोज हमने एक्स आई को क्लस्टर 3 असाइन किया, तो इसका मतलब है सी आई की वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही था कि इंडेक्स ऑफ द क्लस्टर विच एग्जाम्पल एक्स आई इज करेंटली असाइन, तो 3 असाइन किया तो सी आई की वैल्यू 3 होगी। तो फिर यू म्यू सी आई विल बी इक्वल टू म्यू 3। तो ये ज़रा हमें नोटेशन समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये j हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। किस तरह से? j हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, इसका मतलब है कि हमें C1 से लेके Cm तक वो वैल्यूज निकालनी है, बिकॉज देयर आर m एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से हमारे ci जो हैं वो m वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर भी, इस वेरिएबल के अंदर m इंस्टेंसेस होंगे क्योंकि m एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। और हमें वो वैल्यूज़ ऑफ सी आईज निकालनी है जो कि एंड म्यू केस निकालनी है जो कि इस फंक्शन को मिनिमाइज करें, जे फंक्शन को। जे फंक्शन क्या है? जे फंक्शन कहता है कि आपने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन म्यू सी आई एंड एक्स आई। अब ये जो डिस्टेंस है मिनिमाइज होना चाहिए इस तरह से, और ये एवरेज, इस डिस्टेंस की एवरेज जो है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। तो हमारा जे जो है वो असल में इसी डिस्टेंस की एवरेज को देख लें। आप ये स्क्वायर डिस्टेंस है इसके एवरेज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन केस ऑफ के मीन्स। तो दो वेरिएबल्स पहले हमें अगर याद हो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लासिफिकेशन के दौरान और रिग्रेशन के दौरान हमारा जे थीटा होता था, और वो उसमें हम थीटा की वैल्यूज़ निकाल रहे होते थे जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ पर सी आई और म्यू के की वैल्यूज़ हम निकाल रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये फंक्शन मिनिमाइज हो जाए। 1/m आइट्रेशन ऑन या समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between every mu ci and corresponding example। इसको बाज़ का डिस्टॉर्शन फंक्शन भी कहते हैं, डिस्टॉर्शन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन भी कहते हैं, जो हमारे के मीन्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको। इस स्लाइड पर डिस्कस होने वाली दो और चीज़ें, एक तो हमें यहाँ पर के का इस्तेमाल नज़र आ रहा है कि दो तरह से हो रहा है। एक मरतबा के कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है और बाज़ का के जो है वो स्मॉल इस्तेमाल हो रहा है। कैपिटल के जो है ये वही के है जो हमें इनपुट में आया था कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, दिस इज़ कैपिटल के। तो हमारे म्यूज़ जो है वो कैपिटल के तक चाहिए, लेकिन ये जो स्मॉल के है ये इंडेक्स है कि केथ क्लस्टर या केथ म्यू
दिस के द स्मॉल के वुड वेरी फ्रॉम 1 टू कैपिटल के। तो ये बस नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो म्यू के का और एक्स का डिस्टेंस निकाला जा रहा है ये कैपिटल के साथ नहीं है, स्मॉल के साथ है। और जब असाइनमेंट हो रही है तो वो जो भी इस वक्त इन डिस्कशन क्लस्टर है उसके पॉइंट्स के या उसके मेंबर्स की एवरेज के साथ हो रही है मूवमेंट ये वाली। दूसरी जो चीज़ है डिस्कस होने वाली वो ये है कि कभी जब हम क्लस्टर असाइनमेंट कर रहे हैं और उस असाइनमेंट में पता ही चलता है कि इस क्लस्टर में, इस एक पर्टिकुलर क्लस्टर में कोई भी एलिमेंट नहीं आया या कोई भी पॉइंट नहीं आया, तो अब क्या किया जाए। यहाँ पर दो रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता तो ये है कि हम इस क्लस्टर को ड्रॉप कर दें, हम इसके बाद किसी भी असाइनमेंट के अंदर ये वाला इंडेक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तमाम एग्जाम्पल से इसका डिस्टेंस निकाल के देख लिए। वो डिस्टेंस तो मतलब इसके साथ कोई मैच ही नहीं हो रहा था। बाकी तमाम हमारी एग्जाम्पल्स किसी और क्लस्टर के साथ जाकर जुड़ जाती हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि बजाय इसके कि हम ये एक क्लस्टर ड्रॉप कर दें, एक सेंट्रॉइड ड्रॉप कर दें और उसके बाद क्या करें K-1 क्लस्टर्स निकालें। दूसरा तरीका ये है कि इस सेंट्रॉइड को री इनिशलाइज कर दें, रैंडमली री इनिशलाइज कर दें और उसके बाद फिर दोबारा से चलाएं एल्गोरिथम को और देखें कि अब क्या अभी ये इस क्लस्टर के अंदर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी न्यूली इनिशलाइज्ड सेंट्रॉइड के बाद क्या अब भी ऐसा कोई क्लस्टर मौजूद है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। हमारे इस एल्गोरिथम में 3 मेजर काम थे इनपुट आने के बाद। एक काम था रैंडम इनिशियलाइजेशन का, एक उसके बाद जो बाकी 2 काम थे वो लूप के अंदर हो रहे थे, असाइनमेंट ऑफ क्लस्टर्स एंड मूवमेंट ऑफ सेंट्रॉइड्स। हमने मूवमेंट एंड सेंट्रॉइड्स और असाइनमेंट ऑफ क्लस्टर्स तो डिस्कस कर लिया। अब जरा देख लेते हैं रैंडम इनिशियलाइजेशन जो हमने शुरू में भी की थी वो एग्जैक्टली कैसे की जाती है। हमने शुरू में बड़े आराम से कह दिया था कि रैंडमली इनिशियलाइज के पॉइंट्स। अब जरा देख लेते हैं कि वो के हम एक्चुअली कैसे हमें चाहिए इनिशियलाइज करना। सबसे पहले तो हमें के की वैल्यू लेस देन द नंबर ऑफ एग्जांपल्स रखनी चाहिए, एम इज द नंबर ऑफ एग्जांपल्स। के की वैल्यू लेस देन नंबर ऑफ एग्जांपल्स रखी होगी तो अब हमारे जो के होगा वो यानी हमारे पास ऐसा है कि एग्जैक्टली हर एलिमेंट यानी हर मेंबर एक एक क्लस्टर में नहीं आ रहा होगा। यानी ऐसा नहीं कि एक क्लस्टर में एक ही मेंबर होगा, कुछ क्लस्टर एक क्लस्टर ऐसा ज़रूर होगा जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग अ न्यू पॉइंट हम रैंडमली के ट्रेनिंग एग्जांपल्स पिक कर लेंगे और हम कहेंगे ये हमारे सेंट्रॉइड्स हैं। यानी हमने उनके एग्जांपल्स को सेंट्रॉइड बना देने। विल सेट μ1 टू μk इक्वल टू दीज के एग्जांपल्स जो हमने रैंडमली पिक की थी। सपोज ये राइट साइड पे ऊपर वाला ग्राफ देखते हैं तो इसमें अगर हमने 2 एग्जांपल्स, सपोज k इज इक्वल टू 2 के लिए हम चलना चाह रहे हैं और तो जो 2 एग्जांपल हम चूज़ करते हैं, एज्यूम कर लें हमने ये चूज़ कर ली, एक ये रेड वाली और एक ये ब्लू में, ये 2 हमने चूज़ कर ली एग्जांपल्स। तो हमने असल में किया क्या, हमने असल में ये वाला काम किया। μ1 को हमने सेट कर दिया इक्वल टू xi जो कि ये वाली एग्जांपल थी रेड वाली, और μ2 को हमने सेट कर दिया इक्वल xj जो कि ये ब्लू वाली एग्जांपल थी। अब एल्गोरिथम चलेगा, चलने के बाद हमें हो सकता है कि ये 2 क्लस्टर्स दे दे बड़े आराम से, जो हमें नज़र आ रहे हैं कि इधर 2 क्लस्टर्स आ जाएंगे, तो ये 2 क्लस्टर हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है डिस्कस करने वाली, वो ये है कि व्हाट इफ़ वो रैंडमली पिक रॉन्ग सेट ऑफ एग्जांपल्स। मसलन यहाँ पर तो हमने लकीली दोनों क्लस्टर्स में से एक एग्जांपल पिक कर ली थी, हमें एग्जांपल्स नज़र तो नहीं आ रही, हम तो रैंडमली पिक कर रहे हैं। तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारी ये सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमें एक ही जो इवेंचुअली जो ऊपर हमें एक क्लस्टर मिला उसी के अंदर की दोनों एग्जांपल्स नज़र आ गई हैं। इस केस में हमारा के मीन्स जब चलेगा तो वो ऊपर वाले से ज़रा डिफरेंट सोल्यूशन देगा। इसका मतलब है के मीन्स एक ही सेट ऑफ एग्जांपल्स को इस्तेमाल करते, सॉरी, based on the initial initialization it can come up with a different solution every time. इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि के मीन्स की एक लिमिटेशन है जो कि लोकल ऑप्टिमा में फंसने की लिमिटेशन है। के मीन्स की ये लिमिटेशन इसे डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। हमने जब यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स, ये जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ बना हुआ है इसमें हम देख रहे हैं, तो हमें 3 क्लस्टर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से एग्जांपल्स चूज़ की होंगी, ऐसे कहना चाहिए हम वी हैव बीन लकी कि हमने तीनों क्लस्टर में से एक एग्जांपल चूज़ की होगी, तो हमें हो सकता है इस किस्म का क्लस्टर सेट मिले, ये 3 क्लस्टर्स मिले। जैसे कि हमने अभी देखा राइट साइड पे जो ग्राफ बनाया है इसमें हमें एग्जांपल्स लकीली हमने सही चूज़ करनी थी और हमें इवेंचुअली जो क्लस्टर सेंटर्स मिले वो जो क्लस्टर्स मिले वो वही मिले जो 3 क्लस्टर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर रेड, ब्लू और ग्रीन जो हुए हैं वो लेफ्ट साइड पे मैंने 3 क्लस्टर्स ड्रॉ कर दिए। लोकल ऑप्टिमा वाला केस क्या होगा, उसमें हो सकता है हमें इस तरह के क्लस्टर्स मिले। अगर मैंने एक फॉर k इक्वल टू 3, यहाँ पर k इक्वल टू 3 चल रहा है, ये मैं देख लेना चाहिए। फॉर k इक्वल टू 3 मैंने एक एग्जांपल तो यहाँ पे चूज़ कर ली थी कोई, बाकी 2 एग्जांपल्स मैंने गलत जगह पर चूज़ कर ली। यानी पहली एग्जांपल शायद मैंने या तो ये चूज़ कर ली होगी या ये चूज़ कर ली होगी, इसके आसपास कहीं चूज़ की होंगी मैंने एग्जांपल्स पहली वाली, और दूसरी एग्जांपल्स मैंने कहीं या तो ये चूज़ कर ली है और तीसरी एग्जांपल मैंने शायद ये वाली चूज़ कर ली है, ऐसा कुछ किया। अब जब मैंने के मीन्स चलाया तो मेरे जो क्लस्टर्स बने हैं वो क्लस्टर्स ये बन रहे हैं, ये रेड वाला क्लस्टर एक है और ये ग्रीन वाला क्लस्टर एक है। तो अब ये मेरे 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकल आए हैं। पहले सॉल्यूशन में ये वाले क्लस्टर्स थे और दूसरे सॉल्यूशन में हमें ये 3 क्लस्टर्स मिल रहे हैं, ये ब्लू, ये रेड और ये ग्रीन। तो बेस्ड ऑन इनिशियलाइजेशन मैं एक डिफरेंट सॉल्यूशन पर पहुंच गया हूँ। सिमिलरली यहाँ पर एक और गलती ये भी हो सकती थी, या एक और सॉल्यूशन ये हो सकता था कि मैंने अगर यहाँ कहीं कोई सिलेक्शन कर ली है इनमें से, तो हो सकता है कि मेरा एक क्लस्टर ये ग्रीन वाला बने, दूसरा क्लस्टर ये ब्लू वाला बने और तीसरा क्लस्टर ये रेड वाला बन रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जे की ऐसी वैल्यू में मिल गई जो कि शायद वो लोकल ऑप्टिमल वैल्यू थी, और हमारा के मीन्स उसकी वजह से एक डिफरेंट सोल्यूशन दे रहा होगा जो कि ऑप्टिमल ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन इनिशियलाइजेशन आपको याद होगा ग्रेडियंट डिसेंट भी हम कह रहे थे कि फंस सकता है, लेकिन फिर हमने उसके लिए ऐसा कॉस्ट फंक्शन चूज़ किया था जो कि इस इशू से इस सेंसिटिव टू दिस इशू ना हो और उसके अंदर हमेशा एक ग्लोबल ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाती थी। यहाँ पर हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये है कि हम ऐसा करते हैं, हम बार बार के मीन्स को चला के देख लेते हैं और फिर वो वाली सेटिंग चूज़ कर लेंगे जिसमें जे की वैल्यू मिनिमम आई होगी। तो अब हमारा के मीन्स अगर हम देखें किस तरह का नज़र आएगा या इसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है फिर, कि हमें पता है कि एक डिफरेंट इनिशियलाइजेशन की वजह से डिफरेंट सोल्यूशन आ सकता है और दैट सोल्यूशन माइट नॉट बी एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसकी जो एक प्रैक्टिस की जाती है चीज़ वो ये है कि मल्टीपल टाइम्स रन किया जाता है के मीन्स को विद डिफरेंट रैंडम इनिशियलाइजेशंस, और फिर हम उसके बाद हर एक इनिशियलाइजेशन के लिए कॉस्ट फंक्शन कंप्यूट करते हैं, और वो कंप्यूट करने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है इन तमाम मल्टीपल एग्जीक्यूशन में से या मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एग्जीक्यूशन में से। सपोज हमने 1 से लेकर 100 तक या 200 तक या 300 तक 300 मरतबा या 400 मरतबा हमने चलाया इस लूप को, और इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम वी रैंडमली इनिशियलाइज के मीन्स एंड रन के मीन्स एंड get the values of CIs and UKs और we compute the cost function। अब ये कॉस्ट फंक्शन चलाने के बाद क्या होता है, ये कॉस्ट फंक्शन पता करने के बाद क्या होता है, हमारे पास अब होगा क्या, सपोज हमने 100 दफ़ा चलाया तो हमारे पास 100 इंस्टेंसेस आ चुके होंगे, 100 मरतबा हमने कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किया हुआ होगा। तो इन 100 में से जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आई है, ये लोएस्ट वैल्यू आई है जे की, हम कहेंगे दिस इज द क्लस्टरिंग दैट विल चूज। सो चूज दैट क्लस्टरिंग वेयर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारे आइट्रेशन के अंदर के एलिमेंट्स जो हैं या जो 2 स्टेप्स हैं
वो किस तरह से हमारे कॉस्ट फंक्शन पर असरअंदाज होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया कि रैंडम इनिशियलाइजेशन एग्जैक्टली कैसे करनी चाहिए। अब ज़रा इनपुट को देख लेते हैं कि हमने जो इनपुट देनी है के वो कहाँ से आएगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डेटा है तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ के हो सकती हैं। कोई कह सकता है कि हमारे पास 4 क्लस्टर्स हैं तो वो के इक्वल टू 4 आउटपुट कर देगा, इनपुट कर देगा। कोई कह सकता है कि हमारे पास दो क्लस्टर्स हैं तो के इक्वल टू 2 इनपुट कर देगा। एक्चुअली ये क्लस्टर इस तरह से बन रहा है। तो बेस्ड ऑन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा हम के की को वैल्यू दे सकते हैं। अब ये कोई सही या गलत वैल्यू नहीं होती के की। अगर हम के इज इक्वल टू 4 कहेंगे तो एक डिफरेंट सोल्यूशन आ जाएगा और डिफरेंट सेट ऑफ क्लस्टर्स आ जाएगा। उसको हम उसको एनालाइज करें और उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि हमें फर्दर क्लस्टरिंग करनी है नहीं करनी, मर्ज करना है कि नहीं करना, स्प्लिट करना है कि नहीं करना, ज़्यादा क्लस्टर्स चाहिए कम क्लस्टर्स चाहिए। लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं ज़रा सा कि हमारा के सही है या गलत है। उसके लिए एक मेथड जो इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं एल्बो मेथड। अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पर एक ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ किस चीज़ का है? ये हमारा कॉस्ट फंक्शन जे है और हम देख रहे हैं कि हमारा जे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे कम हो रहा है। इस तरह से अगर जे को प्लॉट करें तो हम डीबग भी कर सकते हैं अपने एल्गोरिथम को, हमारा एल्गोरिथम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या जे को हम मुख्तलिफ जगह से प्लॉट करके डीबगिंग वाला काम भी चला सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स इंक्रीज करने से अगर हम देखें तो नंबर 4 के बाद क्लस्टर्स बढ़ाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। कॉस्ट फंक्शन अगर हम देखें खातिर का डिक्रीज़ नहीं है कॉस्ट फंक्शन में, वो थोड़ा सा डिक्रीज़ है। तो इस तरह की अगर बड़ी क्रिस्प किस्म की क्लियर किस्म की एल्बो बनी हुई है, एल्बो किस तरह से है? अगर मैं कहूँ कि ये मेरा शोल्डर है ऊपर और दिस इज़ वेयर माई हैंड इज़, तो ये जो बैंड है मेरा ये एल्बो वाला बैंड है। अगर एक क्लियर एल्बो बनी हुई है तो ये मुझे बड़ा अच्छा डिसीजन मिल जाएगा कि मुझे के इज इक्वल टू 4 चूज़ करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो कि बहुत दफ़ा होगा कि हमारी असल में हमारा ग्राफ इस किस्म का बन रहा होगा कि वहाँ पर कोई क्लियर एल्बो नहीं बनी हुई, यहाँ पर भी नहीं है कोई क्लियर एल्बो, यहाँ पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है कोई क्लियर एल्बो, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमारा के चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। हम 5 भी यहाँ चूज़ कर सकते हैं, 3 भी चूज़ कर सकते हैं, 4 भी चूज़ कर सकते हैं। वी डू नॉट नो विच वैल्यू इज़ द बेस्ट वैल्यू, लेकिन हम इसमें से ही कोई चूज़ कर रहे होंगे। सो एल्बो मेथड अगर हमारा ग्राफ एल्बो बना दे तो बेहतरीन, हम उस एल्बो मेथड को इस्तेमाल कर लेंगे। अगर नहीं बना सकता तो फिर हमें कोई खुद से एक डिसीजन लेना पड़ेगा जिसके ऊपर हम विल से कि ऑल राइट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के दैट आई वांट। बाज़ का तो हम ये वाला काम कर लेते हैं, ये तब की बात है जब हमने अभी के डिसाइड करना है शुरू में एनालिसिस के लिए। अदर केसेस को ज़रा डिस्कस करते हैं। जिन केसेस में हमने अभी ऑब्जेक्टिव रखा होता है कि अभी हम सिर्फ क्लस्टर्स निकाल लेते हैं और उसके बाद उन क्लस्टर्स का इम्पैक्ट देखेंगे, हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके बाद हम क्लस्टर्स चेंज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर इस तरह का सिनेरियोज में क्या होता है कि हमने के मीन्स अभी चला रही है टू गेट सम क्लस्टर और फिर हम उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमने जो क्लस्टरिंग की थी वैल्यू ऑफ के लिए वो ठीक थी या नहीं थी। जैसे आज ही की लेक्चर के शुरू में हमने देखा था कि क्या कुछ आइटम्स को एक ख़ास जगह पर प्लेस करने से, स्टोर में एक ख़ास जगह पर प्लेस करने से उसकी सेल्स बढ़ी हैं नहीं बढ़ी हैं, या कुछ आइटम्स को आपस में इकट्ठा रखने की वजह से सेल्स बढ़ी हैं नहीं बढ़ी हैं। इस तरह से हो सकता है हमने क्लस्टर्स के बारे में सोचा हो कि ये हमने अगर केस बेस्ड रीजनिंग करते हुए 3 क्लस्टर्स रखे हैं तो हमारी सर्च भी सही रहेगी, हमारी परफॉर्मेंस भी सही रहेगी। अगर कुछ अर्से बाद पता चलता है कि नहीं हमारी परफॉर्मेंस पर या सर्च पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम अपने के की वैल्यू चेंज करके रीक्लस्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स को देखें, कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स वर्सेस सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स का डेटा मेरे पास मौजूद है और मैं कहता हूं कि मैंने इंस्पेक्शन करनी होती है कुछ मॉड्यूल्स की। मैंने पहले एस्टिमेट सा तो ले लिया है कि मेरे पहले किस तरह से चलते हैं सीपीयूज और डिफेक्ट्स, और
मैं कहता हूँ सपोज इन मॉड्यूल्स को मैं कहूँगा कि इनके ऊपर मैं हाई इंस्पेक्शन किया करूँगा, क्योंकि ये मॉड्यूल्स काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये फॉल्ट प्रोन टाइप के मॉड्यूल्स हैं, ज़्यादा फॉल्ट्स इनके अंदर आ रहे होते हैं। बाकी मॉड्यूल्स में इतने फॉल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा इंस्पेक्शन किया करूँगा जिनमें CPU ज़्यादा होगा। बाकियों पर मैं इंस्पेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं रखूँगा। तो मैं 2 क्लस्टर्स बना लिए, एक ये क्लस्टर और रेस्ट को मैंने एक और क्लस्टर में कह दिया। कुछ अर्सा मैं ये काम करता रहा तो मुझे पता चला मेरी इंस्पेक्शन एफर्ट जो है वो लग भी ज़्यादा रही है, और साथ साथ ये भी हो रहा है कि मेरे कुछ मॉड्यूल्स जिनके ऊपर ज़रा सी मज़ीद इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। तो मैं अब डिसाइड करता हूँ कि मैं k=3 की क्लस्टरिंग करूँगा। यहाँ पर मैंने k=2 की क्लस्टरिंग की थी, जिधर मैंने एक क्लस्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, बाकी आइटम्स को मैंने कह दिया दे आर इन द सेकंड क्लस्टर। इधर हो सकता है मैं 3 क्लस्टर्स बनाना चाहूँ। एक जो वो मॉड्यूल्स जो काफ़ी हाईली डिफेक्ट प्रोन लग रहे हैं मुझे, इनके ऊपर मैं हाई एफर्ट ऑफ इंस्पेक्शन लगाऊंगा। बाकी मैं कुछ अपनी इंस्पेक्शन की एफर्ट रिड्यूस करके शायद दरमियान वाले क्लस्टर पे लगाना चाहूँगा, जहाँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं एफर्ट ज़रा सी कम लगाऊँ इंस्पेक्शन की। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि जितनी मैं पहले एफर्ट लगा रहा था लोअर वाली साइड के ऊपर, वो इंस्पेक्शन में इन सब पे लगाऊंगा। इतने डिफेक्ट्स की खैर होती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर डिफेक्ट्स होते हैं वो कॉस्मेटिक भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। तो मैं CPU ज़्यादा आने के केस में मैं देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा इंस्पेक्शन एफर्ट चाहिए, लेकिन मैंने एक चीज़ बिल्कुल अलग कर ली है जो मैं नज़र आ रही है कि इनके ऊपर तो मुझे हाई इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के मॉड्यूल जब CPU मेरा 20 या उससे ऊपर जा रहा है तो मेरे नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स वो ऐसे हैं कि उनको मुझे इंस्टेंटली देखना चाहिए कि कहीं ये डिफेक्ट्स मेरे शिप ना हो रहे हों। तो एक मरतबा मैंने के की कोई वैल्यू ली, उसके बाद मैंने कुछ अर्सा के लिए उसको चला कर देखा। मुझे पता चला कि मेरे बिज़नेस में या मेरी जो भी मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें इस के की वैल्यू से कोई ख़ास खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ, या देयर कुड बी अ बेटर वैल्यू अदर दैन दिस। तो मैं रीक्लस्टर कर लूँगा विद अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, जैसे मैंने यहाँ पर k=2 से k=3 की एग्जांपल डिस्कस की। सर ये हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। हमने इस एल्गोरिथम के बारे में देखा ये है कि ये हमें जो जितने हम क्लस्टर्स चाह रहे होते हैं उसमें क्लस्टर्स बना के दे देता है। ये लोकल ऑप्टिमा में फंस सकता है, तो इसकी वजह से हम इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस रन करके विद मल्टीपल रैंडम इनिशियलाइजेशंस हम देख लेते हैं कि किस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर हमारा कॉस्ट फंक्शन कम से कम वैल्यू